बनाने की जिद की थी। और अब जब वही बेटी आईपीएस बनकर लौटी थी, तो दुश्मनों को डर सताने लगा था कि अगर आरती को सच पता चल गया, तो तभी आरती को सीआरपीएफ की एक टीम ने बताया कि संदूक से मिले दस्तावेजों में से कुछ फर्जी पट्टे भी हैं, जिन पर हाल ही में गांव के नाम हटाकर एक बिल्डर ग्रुप का नाम लिखा गया है। उस ग्रुप का मालिक राघव कंस्ट्रक्शन वही जो एमएलआई के रिश्तेदार का है। क्या यह सारी साजिश एक ही जगह से चल रही थी? आरती के सामने अब सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब के लिए उसे वापस उस तहसील ऑफिस में जाना था, जहां शायद सबके चेहरे पर मासूमियत की नकाबें थीं। उसने पूरी फाइल को सील करवाया और जांच के लिए राज्य मुख्यालय भिजवाया। लेकिन क्या अब वह चुप बैठने वाली थी? उसने खुद तहसील पहुंचकर हर अफसर को बुलाया, एक एक को सामने बिठाकर सवाल करने लगी। तुमने इस नकली जमीन की फाइल पर साइन क्यों किया? कॉमोनेंट प्लेसमेंट? क्या तुम्हें पता था इस जमीन का मालिक कौन है? जवाब में सबकी जुबान पर ताला था। क्या डर इतना गहरा था कि कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था? और अगर हां, तो क्या इस खामोशी में कोई गहरी साजिश छुपी थी? फिर आरती ने एक अलग चाल चली। उसने तहसील के चौकीदार को अलग ले जाकर कहा, सच बता, तुझे क्या दिखा था उस रात जब मेरे पापा को खेत में पुलिस वाले घसीट रहे थे? बूढ़ा चौकीदार कांपते हुए बोला, मैडम मैंने देखा पर बोल नहीं सका। उनके साथ एक नेता टाइप आदमी भी था। उसने पुलिस को कहा था इतना पीटो कि दोबारा खेती करने लायक ना रहे। आरती की आंखों में आग सी जल उठी। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ जमीन हड़पने का खेल नहीं था, यह बदले की आग थी, एक ऐसे किसान को कुचलने की जो कभी किसी बड़े आदमी की राह में खड़ा हुआ था। क्या अब कहानी बस यहीं रुकने वाली थी? क्या आरती इस नेता तक पहुंच पाएगी जिसने खुद पुलिस को साजिश में शामिल किया? अगले ही दिन आरती ने कोर्ट से आदेश निकाला और उस नेता विजय प्रताप के दफ्तर और घर पर रेड डलवाई। रेड में जो मिला उसने कहानी को और झड़ से भर दिया। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और एक रिकॉर्डिंग जिसमें विजय प्रताप कह रहा था, उसकी बेटी आईपीएस बन गई है तो क्या हुआ? जब बाप खेत में लहूलुहान मिलेगा तो बेटी भी टूट जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता के नशे में चूर लोग कितनी नीच सोच सकते हैं? लेकिन क्या उन्हें अंदाजा था कि वह जिसे तोड़ना चाह रहे हैं वह आग बन चुकी है? अब आरती ने उस रिकॉर्डिंग को मीडिया में लीक करवा दिया। पूरे जिले में आग सी लग गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। आईपीएस अफसर ने अपने पिता की पिटाई के पीछे छुपे नेता का किया पर्दाफाश। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि एक और नाम सामने आना बाकी था। एक ऐसा नाम जिसने आरती के पूरे परिवार को बर्बाद करने की कसम खा रखी थी, और वह नाम था राजेश ठाकुर, महेश ठाकुर का बेटा, जो अब राज्य मंत्री बन चुका था। क्या अब आरती सीधे सरकार से टकराएगी? क्या वह मंत्री को घसीट कर जेल ले जा सकेगी, या सिस्टम एक बार फिर से उस पर हमला करेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटी जब सिस्टम से नहीं डरती तो वह क्या कुछ बदल सकती है? क्या आपने कभी देखा है कि एक खेत में पिटा बूढ़ा किसान जिसकी चप्पलें भी फटी हों, वह किसी दिन पूरे राज्य की राजनीति हिला सकता है? आरती अब किसी बेटी का नाम नहीं था। वह एक ज्वालामुखी थी जो धीरे धीरे फटने ही वाला था। जब उसे पता चला कि राजेश ठाकुर राज्य का ताकतवर मंत्री और वही शख्स जिसके पिता ने उसके परिवार को तबाह किया था, पूरा खेल चला रहा है, तो उसने बिना देर किए सीबीआई को सूचना दी और अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक गुप्त जांच शुरू कर दी। लेकिन क्या इतनी आसानी से कोई मंत्री कानून के शिकंजे में आएगा? और क्या राजेश ठाकुर जान चुका था कि उसकी साजिश की जड़ें अब आरती तक पहुंच चुकी हैं? जवाब एक धमाके की तरह सामने आया। एक रात आरती की सरकारी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी गई। संयोग से वह उस रात अपने पिता के पास गांव जा रही थी, लेकिन उसी वक्त उसका भाई गाड़ी चला रहा था। गाड़ी एक पेड़ से टकराई और भाई को गंभीर चोटें आईं। आरती समझ चुकी थी कि अब बात सिर्फ साजिश की नहीं, बल्कि उसकी जान लेने की हो चुकी है। सवाल यह था कि क्या वह पीछे हटेगी, या अब इस आग को और तेज करके राजेश ठाकुर के पूरे नेटवर्क को उधेड़ेगी। उसने तय कर लिया, अब यह सिर्फ एक केस नहीं, यह उसका जीवन युद्ध है। सीबीआई को उसने वह सारी फाइलें सौंपी जो खेत से मिली थीं और जो नेता, बिल्डर, पुलिस और मंत्री के गठजोड़ की पोल खोल रही थी। लेकिन सवाल यह था, क्या सीबीआई पर भरोसा किया जा सकता है? जब आरोपी खुद सरकार में हो, तब आरती ने एक और खतरनाक प्लान तैयार किया। उसने आरटीआई के जरिए एक एक दस्तावेज को सार्वजनिक करवाना शुरू किया।
वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बताने लगी कि कैसे उसके पिता को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वह सरकारी जमीन पर कब्जा रोकना चाहते थे। अब लोग जागने लगे थे। गांव के किसान, मजदूर और पढ़े लिखे नौजवान सब सड़क पर उतरने लगे। नारा गूंजने लगा, बेटी आईपीएस है, अब बाप का अपमान नहीं सहेगी। मंत्री राजेश ठाकुर बौखला गया। उसने आरती को ट्रांसफर कराने की कोशिश की, लेकिन अब कहानी कहीं और जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा, अगर एक आईपीएस बेटी अपने पिता को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ रही है, तो ये पूरे सिस्टम की परीक्षा है। अब क्या कोई ताकत थी जो आरती को रोक सकती? संसद में सवाल उठे, क्या किसानों को जमीन पर अधिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटियों को अब भी अपनी ताकत साबित करनी पड़ेगी या सिस्टम को बदलना होगा? राजेश ठाकुर को समन भेजा गया, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। ऐसे में आरती ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करवा दिया और खुद एक टीम के साथ मंत्री के बंगले पर रेड मारने निकली। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बेटी वर्दी पहनकर सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देती है, तो अंदर बैठे गद्दारों के दिल कैसे कांपते हैं? राजेश ठाकुर को उसी की कुर्सी से घसीट कर निकाला गया। कैमरों के सामने उसने सिर झुकाया और कहा, मैंने जो किया उसका हिसाब मिलेगा। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं, क्योंकि कोर्ट में जब केस खुला तो कई और नाम सामने आए। आईएएस अफसर, बिल्डर माफिया और पुराने पुलिस कप्तान। आरती अब सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं लड़ रही थी, वह हर उस किसान, हर उस बेटी और हर उस परिवार के लिए लड़ रही थी जिन्हें सिस्टम ने कुचला था। तो क्या आप सोचते हैं कि अकेली एक लड़की कुछ बदल नहीं सकती? क्या आप भी मानते हैं कि इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए है? तो रुकिए, अभी एक और मोड़ बाकी है, क्योंकि आरती को एक खतरा और महसूस हुआ। वह नेता जेल में बैठकर भी पूरे तंत्र को चलाना चाहता था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक नेता जेल में बैठा होता है, तब भी उसकी ताकत खत्म नहीं होती? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग सत्ता में नहीं होते हुए भी पूरे सिस्टम को अपनी अंगुलियों पर नचाते हैं? यही हो रहा था। अब राजेश ठाकुर भले ही सलाखों के पीछे था, लेकिन जेल की दीवारें उसकी साजिशों की सीमा नहीं थीं। आरती ने जब उसके खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश किए, तब लगा था कि मामला अब खत्म है। लेकिन क्या कोई बिच्छू आसानी से मरता है? ठाकुर ने जेल से ही अपने पुराने नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया। उसके इशारे पर सीबीआई के कुछ अधिकारियों को पैसे और धमकी दोनों दी गई। कुछ पत्रकारों को खरीदकर आरती के खिलाफ फर्जी खबरें चलवाई गईं। बेटी ने बाप की मौत को राजनीतिक स्टंट बना दिया। क्या सच में यह सिर्फ एक केस था, या अब यह सिस्टम बनाम एक ईमानदार अफसर की जंग बन चुकी थी? आरती को जान से मारने की कोशिशें अब खुलेआम होने लगी थी। एक दिन ऑफिस जाते वक्त उसकी गाड़ी पर बम फेंका गया, लेकिन किस्मत से वह बच गई। क्या यह इत्तेफाक था या ठाकुर का आखिरी वार? इस बार आरती डरी नहीं, बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो गई। उसने एनआईए और ईडी दोनों से संपर्क किया और ठाकुर के मनी लॉन्ड्रिंग केस को खोलने का निर्देश दिया। आरती जानती थी अगर पैसे की जड़ काट दी जाए तो पूरा भ्रष्ट तंत्र सूख जाता है। फिर क्या हुआ? एक एक कर ठाकुर के करीबियों की संपत्ति जब्त की गई। पुराने बिल्डिंग प्रोजेक्ट सील हुए। वह एनजीओ जो ठाकुर के लिए काले धन को सफेद करता था, उसे फौरन बंद किया गया। लेकिन क्या इससे सब खत्म हो गया? नहीं, एक और बड़ा राज अब सामने आना बाकी था। आरती को एक दिन एक पुरानी सीक्रेट फाइल हाथ लगी, जिसमें लिखा था कि ठाकुर और उसके लोगों ने सिर्फ उसके पिता को ही नहीं, बल्कि दर्जनों किसानों को भी मौत के घाट उतार दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खेत सिर्फ अनाज नहीं उगाता? कभी कभी उसमें लाशें भी दफन होती हैं। आरती ने खुद उस खेत में खुदाई करवाई जहां उसके पिता को पीटा गया था। वहां से 3 और कंकाल निकले। पूरे देश में टहलका मच गया। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज थी। आईपीएस अफसर की जांच में मिला नरसंहार का सच। क्या अब ठाकुर का अंत नजदीक था? कोर्ट में एक स्पेशल ट्रायल शुरू हुआ और पहली बार जनता को कोर्ट में बैठने की इजाजत दी गई। आरती ने गवाही दी, बिना कांपे, बिना रुके। पूरे देश ने देखा कि कैसे एक बेटी अपने बाप की आवाज बनकर खड़ी हुई और बोली, यह सिर्फ मेरे पिता की हत्या नहीं थी, यह उस व्यवस्था की हत्या थी जो गरीबों को इंसाफ नहीं देती। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। राजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा और उसके पूरे नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक लड़की अपने पिता की लाठी उठाकर पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला सकती है? क्या यह सिर्फ बदले की कहानी थी या एक क्रांति की शुरुआत? क्योंकि अब आरती ने वह कर दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था।
अब वह सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं, बल्कि एक जननायक बन चुकी थी। गांव-गांव में उसकी मूर्तियां बनने लगी और लोग उसे देवी की तरह पूजने लगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है? आरती के जीवन की इस कहानी में सिर्फ न्याय की लड़ाई नहीं थी। ये उस दर्द की कहानी थी जो हर उस व्यक्ति के अंदर सुलगता है, जिसे सिस्टम ने धोखा दिया, जिसे समाज ने कमजोर मान लिया और जिसे हालातों ने रौंद डाला। जब एक बेटी ने अपने बाप को खेत में पिटते देखा था, तो वह कोई आम दृश्य नहीं था। वह पूरे समाज की उस मानसिकता का चित्र था, जो अब भी समझता है कि एक किसान की बेटी कभी वर्दी में आकर उसका हिसाब नहीं ले सकती। लेकिन आरती ने उस सोच को तोड़ा। उसने न सिर्फ इंसाफ दिलाया, बल्कि एक नया सवाल समाज के सामने रख दिया। क्या बेटियां सिर्फ रक्षार्थ जन्मी हैं, या प्रतिकार और परिवर्तन की वाहक भी बन सकती हैं? उसने वह कर दिखाया जो किताबों में आदर्श की तरह पढ़ाया जाता है, पर जमीन पर बहुत कम देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि आरती की सबसे बड़ी ताकत उसका गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी शांति थी? वह शांत थी जो न्याय के प्रति उसकी आस्था से पैदा हुई थी। आज जब हम सोचते हैं कि सिस्टम भ्रष्ट है, अधिकारी बिके हुए हैं और कानून ताकतवरों के पास गिरवी है, तब आरती जैसी बेटियां हमें याद दिलाती हैं कि एक ईमानदार अफसर लाखों बेईमानों से भारी पड़ सकता है। उसकी कहानी ने सिर्फ एक मंत्री को जेल नहीं भेजा, बल्कि उस सोच को भी जेल में डाल दिया, जिसने बेटियों को हमेशा कमजोर समझा। यह कहानी एक मिसाल है उन लाखों बेटियों के लिए जो सोचती हैं कि क्या उनके सपनों की कोई कीमत है। यह कहानी उन बेटों के लिए भी है जो सोचते हैं कि परिवार की इज्जत सिर्फ बेटे ही बचा सकते हैं। और यह कहानी हर उस सिस्टम के कोने में गूंजती है जहां आज भी कोई कमजोर खेत में, सड़क पर या किसी सरकारी दफ्तर में पिट रहा है, इंतजार कर रहा है कि कोई आरती आए और हिसाब ले। क्योंकि कभी कभी एक बेटी की वर्दी सिर्फ कानून की पहचान नहीं होती, वह पूरे देश की आत्मा की पुकार बन जाती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जिन्हें तुम कमजोर समझते हो, कभी कभी वही सबसे बड़ा तूफान बन जाते। महेश ठाकुर रिटायर्ड आईएएस, और वही नाम आरती के होश उड़ाने के लिए काफी था। क्योंकि ये नाम सिर्फ एक रिटायर्ड अफसर का नहीं था, बल्कि वही इंसान था जिसने सालों पहले आरती के पिता रामलाल की जमीन के असली कागज गायब कराए थे, और उसी के दबाव में पुलिस ने झूठी रिपोर्ट दर्ज की थी। आरती की आंखें अब सिर्फ इंसाफ नहीं, इनकलाब की आग से जल रही थीं। उसने वही संदूक का एक पेपर निकाला और सबके सामने पढ़ा। यह भूमि सर्वे संख्या 243 के मूल स्वामित्व रामलाल पुत्र भोला दर्ज है। स्थायी पट्टा रद्द करने हेतु दबावीय आदेश ऊपर से प्राप्त हुआ था। पूरा गांव सन्न था, और वही पुलिस अफसर जो अभी तक खामोश थे, अब पसीने पसीने हो चुके थे। आरती ने आदेश दिया, महेश ठाकुर के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए, और सीबीआई जांच की सिफारिश भी मैं खुद लिख कर दूंगी। भीड़ अब तालियां बजा रही थी, लेकिन तालियों की आवाज में दर्द था। वर्षों से दबे हर इंसाफ की पुकार थी। रामलाल अब भी बेहोश पड़ा था, लेकिन उसे उठाकर जब अस्पताल ले जाया गया, तो पूरे रास्ते गांव के लोग नारे लगा रहे थे, बेटी हो तो आरती जैसी। क्या सिस्टम अब जागेगा? क्या हर बेटी को यह ताकत मिलेगी? यह कहानी सिर्फ एक बाप और एक बेटी की नहीं, यह कहानी है उस बदलाव की जो तब आता है जब एक बेटी सिस्टम से नहीं डरती, बल्कि सिस्टम को झकझोर देती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेटियां हर गांव से निकलें, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगली आरती कहीं आपके घर में ही तो नहीं पल रही। और इसी के साथ आपसे यही कहना चाहता हूं कि जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।